पिछले एपिसोड के एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि कैसे हाजुन दोकी के घर में जाता है वॉशरूम यूज करने के बहाने और वहाँ पे उसे वियतनाम के डॉक्यूमेंट्स और फोटोज दिखाई देती है। एपिसोड 9 की शुरुआत यही से होती है और दोकी कमरे में आकर हाजुन को बोलता है कि तुम्हें जरा ज्यादा ही देर लग रही है वॉशरूम ढूंढने में। तो हाजुन बहुत इनोसेंट और क्यूट होने की एक्टिंग करता है और बोलता है, अरे दोकी भैया, मुझसे तो गलती हो गई। असल में मुझे आज मेरे फ्रेंड से मिलने जाना था, लेकिन मैं उस बारे में पूरी तरह से भूल गया। अब भी मुझे याद आया तो मुझे अभी जल्दी से वहाँ पे जाना होगा। और हाजुन इस बहाने से दोकी के घर से चला जाता है और दोकी उससे कुछ सवाल भी नहीं पूछ पाता। हाजुन को अभी भी समझ नहीं आता कि दोकी के हाथों में वियतनाम केस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और फोटोज कैसे पहुंच गई। इसलिए वो इस बारे में बात करने के लिए हंजो से मिलता है और इस हंजो को हमने पिछले एपिसोड या उससे किसी पहले एपिसोड में देखा था। हाजुन हंजो को पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि एक मामूली टैक्सी ड्राइवर के पास वियतनाम केस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और फोटोज कैसे आ सकती है, और क्या तुम्हें इस बारे में पता था फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं पकड़े जाऊँ। हंजो बोलता है कि देखो, तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब देने का मेरे पास टाइम नहीं है, और तुम ये जो बचपना कर रहे हो ना टैक्सी कंपनी में काम करने का, वहाँ पे तुम वैसे भी पकड़े जा सकते हो। तुम तुम्हारी औकात समझ लो। तुम हमारे गेम में सिर्फ एक कुत्ते हो जो हमारा प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, और तुम्हारा हमारे काम से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए तुम चुपचाप अपना काम करो और हमारे लिए प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो। हाजुन इस बात पे कुछ नहीं कहता। वो सिर्फ हंजो को एक पुलिस स्टेशन के सामने ड्रॉप कर देता है और जैसे ही हंजो टैक्सी से नीचे उतरता है वैसे सारे पुलिस वाले उसे सलाम मारते हैं। इसका मतलब ये है कि हंजो एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है और फिर भी वो इलीगल काम कर रहा है हाजुन के साथ मिलकर। हाजुन हंजो को बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ तक टैक्सी से छोड़ा तो तुम टैक्सी के पैसे भर दो। तो हंजो बोलता है कि तुम्हारी बकवास बंद करो, और वो अपने ऑफिस में चला जाता है। हाजुन पैसे लेने के बहाने हंजो के ऑफिस में जाता है और वहाँ पे वो हंजो को जोर से धक्का मारता है और हंजो नीचे गिर जाता है। और हाजुन फिर एक पेन की निब दिखाकर उसे धमकाता है कि तुम एक बात भूल रहे हो, तुम्हारा पाला हुआ कुत्ता तुम्हें काट सकता है और मैं तुम्हारी जिंदगी एक सेकंड में बर्बाद कर सकता हूँ, इसलिए तुम संभाल के रहो। अब तुम मुझे बताओ कि उस टैक्सी ड्राइवर के पास सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कैसे आ गए। तो हंजो रोते हुए बोलता है कि मुझे सच में नहीं पता। और यहाँ ये सीन कट हो जाता है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोकी के पास ये सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आए कहाँ से। असल में संचल खुद गया था वियतनाम इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जैसे कि हमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा था। और वियतनाम की पुलिस ने उस पर विश्वास भी कर लिया क्योंकि बहुत सालों से संचल कोरियन पुलिस ऑफिसर्स के साथ काम कर रहा था। इस वजह से वियतनाम की पुलिस को लगा कि संचल भी एक डिटेक्टिव ही है जो इस केस के बारे में जानना चाहता है, इसलिए वो उसे प्रूफ्स देने के लिए राजी हो गए। जब वियतनाम की पुलिस ने संचल को पूछा कि ये सारे प्रूफ्स हम आपको कौन से एड्रेस पे भेजे, तो संचल ने अपने दोस्त जिनू के ऑफिस का एड्रेस दे दिया, और जो आदमी हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वही है जिनू। अब जिन लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा है उन्हें मैं बता देती हूँ कि जिनू एक प्रोसिक्यूटर है और वो कोरियन गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ी पोजीशन पे हुआ करता था, और वो और संचल एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। वो बहुत अच्छे दोस्त है और जिनू को संचल के बदला लेने की टीम के बारे में सीजन 1 से ही पता है। इसलिए जब प्रूफ्स उसके एड्रेस पे आए तो उसने ये संचल को सौंप दिए, और फिर संचल ने ये सारे प्रूफ्स दोकी को दे दिए क्योंकि जब चीफ का मर्डर हुआ तो दोकी ही क्राइम सीन पे था। इस तरह से दोकी के हाथ में ये सारे प्रूफ्स आ जाते हैं, लेकिन हाजुन को इस कनेक्शन के बारे में जरा भी आइडिया नहीं होता और यहाँ पे ये स्टोरी रुक जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमेशा की तरह दोकी अपनी टैक्सी ड्राइविंग ड्यूटी कर रहा होता है और वो इस औरत को एक हॉस्पिटल के सामने छोड़ देता है। अब इस हॉस्पिटल के सामने एक आदमी खड़ा होता है अकेले बहुत सारे पोस्टर्स लेके, और इन पोस्टर्स पे लिखा होता है कि इस हॉस्पिटल में सारे काम करने वाले लोग फ्रॉड है, इन्होंने मेरी बेटी की जान ले ली। इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर यंग सुक एक बहुत बड़ी फ्रॉड है। और ये आदमी लाउड स्पीकर पे चिल्ला रहा होता है कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और दोकी ये पूरा सीन अपने टैक्सी से देख रहा होता है। इस आदमी को वहां से भगाने के लिए कुछ हॉस्पिटल के लोग आ जाते हैं, और ये जो औरत हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये है यंग सुक, इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर। और वो इस आदमी को कुछ पैसे देते हुए बोलती है कि मुझे लगता है तुमने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, तो तुम ये पैसे रख लो और जाओ खाना खा लो। आदमी चिल्लाता है कि मैं कैसे खाना खाऊं, तुमने मेरी बेटी की जान ले ली। और यंग सुक बोलती है कि नहीं, तुम्हारी बेटी की केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी इसलिए उसकी मौत हो गई, मैंने कुछ नहीं किया। और यंग सुक के साथ जो लोग हैं वो उससे बोलते हैं कि चलिए मैडम हम हॉस्पिटल में जाते हैं, इससे बात करके कुछ फायदा नहीं होगा। यंगसुक के वहां से जाने के बाद उसके लोग इस आदमी पे चिल्लाते हैं कहकर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डायरेक्टर से ऐसे बात करने की, वो एक सर्जन है, वो एक भगवान है जिसने इतने लोगों की जान बचाई है, लेकिन तुम यहाँ पर आकर हर रोज तमाशा करते हो। अगर तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत किया है तो तुम हमें प्रूफ्स ला के दो, लेकिन कोर्ट का नतीजा भी हमारी तरफ से ही है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। रात के वक्त ये आदमी खुद के लिए खाना खरीदता है और रास्ते से जा रहा होता है जब उसे कोई धक्का मार देता है और वो नीचे गिर जाता है, उसका सारा खाना नीचे गिर जाता है। और आदमी रोते हुए बोलता है कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। और तभी उसकी नज़र फुटपाथ के कोने पे पड़ती है जहाँ पे स्टिकर लगा होता है, मरो मत बदला लो हमें कॉल करो। और आदमी इस नंबर पे कॉल करता है और जल्द ही इस आदमी को दोकी अपनी टैक्सी में पिकअप करने वहाँ पे आ जाता है। दोकी आदमी को बोलता है कि तुम्हारे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है मुझे बताओ। तो आदमी अपनी स्टोरी बताना शुरू कर देता है। इस आदमी का नाम है हान और
इसकी बेटी का नाम है सूर्यन। और जिस हॉस्पिटल के सामने हान खड़ा था चिल्लाते हुए कि मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ चाहिए, उसी हॉस्पिटल में 1 साल पहले सूर्यन की पैरों की सर्जरी हुई थी। सूर्यन की सर्जरी यंग सुक जो इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर है उसी ने की थी और हान को गारंटी थी कि सब कुछ ठीक से हो जाएगा, क्योंकि पहले तो सर्जरी बहुत छोटी सी थी, ऊपर से यंग सुक एक इतनी बड़ी फेमस डॉक्टर है जिसे उसने हमेशा टीवी पे देखा है, जिसके एक्सपीरियंस के बारे में उसने इतना सुना है, वो ये सर्जरी करने वाली थी, इसलिए सब कुछ ठीक ही होना चाहिए था। सर्जरी होने से पहले हान और यंगसुक ने बात भी की थी और यंगसुक ने हान को समझाया भी था कि तुम चिंता मत करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आसान सर्जरी है। और उस वक्त हान को यंगसुक से शराब की स्मेल तो आई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। 3 घंटों के बाद सूर्यन की सर्जरी पूरी हो गई थी और यंगसुक ने हान को आकर बताया कि कैसे सूर्यन की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, कुछ घंटों में उसका एनेस्थेशिया उतर जाएगा, फिर वो उठ जाएगी। लेकिन एनेस्थेशिया उतरने के बाद भी सूर्यन उठी नहीं और इनफैक्ट इस सर्जरी की वजह से सूर्यन कोमा में चली गई। इस सिचुएशन की वजह से हान को बहुत बड़ा शॉक लगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसकी बेटी की सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, ये आसान सर्जरी थी, ऊपर से इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर्स उस पर काम कर रहे थे। इसका मतलब ऑपरेशन थिएटर में ही उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया, जिस वजह से वो हमेशा के लिए कोमा में चली गई। हान ने जब हॉस्पिटल वालों को पूछा कि मेरी बेटी की हालत ऐसे कैसे हो गई, तो हॉस्पिटल वालों ने उसे जवाब देने से मना कर दिया और उसे बोला कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे तो तुम चुप रहो। इस बात की वजह से हान को और ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसके लिए उसकी बेटी ही सब कुछ थी और ये हॉस्पिटल वाले उसकी बेटी की कीमत पैसे से तोल रहे हैं। हान ने फिर यंगसुक और हॉस्पिटल के खिलाफ कोर्ट केस की और उसने डिमांड की कि मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर का सीसीटीवी फुटेज देखना है, लेकिन जज ने बोला कि हमेशा हॉस्पिटल में सीसीटीवी फुटेज होना जरूरी नहीं है और हमें हॉस्पिटल ने बताया है कि तुम्हारी बेटी को एनेस्थेशिया की एलर्जी थी, इसलिए वो कोमा में चली गई। कोर्ट ने भी हान और उसकी बेटी सोरियन को इंसाफ नहीं दिया, इसलिए हान ने डिसाइड कर लिया कि जब तक उसे पता नहीं चलता कि उसकी बेटी के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था उस दिन, तब तक वो हॉस्पिटल के सामने प्रोटेस्ट करता रहेगा। ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद दो की यंगसुक पे नजर रखने जाता है और उसे दिखता है कि यंगसुक कैसे बूढ़े और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करके दे रही है और कैसे ये बूढ़े गरीब लोग उसे आशीर्वाद दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि बेटी तुम्हारी वजह से हमें मदद हो गई, नहीं तो हमारी तरफ ध्यान ही कौन देता है। गोन रिसर्च करके दोकी को बताती है कि कैसे यंगसुक एक सर्जन है और वो एक बहुत बड़ी जानी मानी डॉक्टर है, क्योंकि उसे सालों का एक्सपीरियंस है। वो गरीब लोगों को मदद करती है, वो चैरिटीज़ में फ्री काम करती है, वो इंटरव्यूज़ देती है बड़े बड़े टीवी शोज़ पे, न्यूज़पेपर्स में, और वो एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी है। दोकी बोलता है कि अच्छा, फिर तो मुझे इस महान इंसान से मिलना ही होगा। और जैसे ही उसे दिखाई देता है कि यंगसुक का काम पूरा हो गया है, वो अपनी टैक्सी उसके पास से लेके जाता है, तो यंगसुक उसे रोकती है और उसकी टैक्सी में बैठ जाती है। दोकी यंगसुक को हॉस्पिटल के पास छोड़ देता है और यंगसुक टैक्सी की फीस अपने क्रेडिट कार्ड से भरती है और जैसे ही दोकी उसके कार्ड को अपने मशीन में स्वाइप करता है, वैसे उसके सारे ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स गोन के पास आ जाते हैं। गोन दोकी को बोलती है कि हान ने हमें बताया था कि कैसे उसे यंगसुक से शराब की स्मेल आई थी, लेकिन यंगसुक के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में कहीं पे भी शराब की दुकान से कुछ खरीदा नहीं गया है। इनफैक्ट यंगसुक हमेशा कॉफी शॉप्स में ही जाती है। बाद में बदला लेने वाली टीम मिलकर इस केस के बारे में डिस्कशन करते हैं और संचल बोलता है कि हान शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को खो दिया है, इसलिए उसे लग रहा है कि यंगसुक ने ये सब कुछ जानबूझकर किया। हमने अब तक जो रिसर्च किया है उसमें तो हमें यही दिख रहा है कि यंगसुक एक बहुत अच्छी डॉक्टर है जिसे बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये केस नहीं लेना चाहिए। संचल की बातों से सब लोग कन्विंस हो जाते हैं, इसलिए वो भी डिसाइड करते हैं कि इस केस को ना लेना ही ठीक रहेगा। इन्होंने अब डिसाइड तो कर लिया है कि वो हान की केस नहीं लेंगे, लेकिन दोकी खुद को हान के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा है। उसे हान के लिए जेन्युइनली बुरा लगता है, क्योंकि हान प्लम्बिंग का, कारपेंटरी का काम करता है, जिससे उसे थोड़े बहुत ही पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी उसने अपनी बेटी की सर्जरी इतने बड़े हॉस्पिटल में करवाई, ये होप से कि उसकी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। सूर्यन कोमा में जाने के बाद भी हान ने उसके इंश्योरेंस के पैसे क्लेम नहीं किए, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सच्चाई जानना कि उसकी बेटी के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। यहाँ पे फिर हमें सूर्यन की स्टोरी दिखाई जाती है। सूर्यन एक एथलीट हुआ करती थी और उसे पैर में एक चोट लगी, जिस वजह से उसे भागने में तकलीफ होती थी। वो अपने पैर को ठीक करने के लिए थेरेपी तो ले रही थी, लेकिन उसका दर्द कुछ कम नहीं हो रहा था, इसलिए हान ने उसे सजेस्ट किया कि क्यों ना हम सर्जरी कर ले। सूर्यन हमेशा सर्जरी के लिए नहीं बोलती रही, क्योंकि उसे पता है कि उसमें खर्चा ज्यादा है और उसके पापा के पास इतने पैसे भी नहीं है, लेकिन माँ बाप के लिए अपने बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। हान के पास इतने पैसे थे भी नहीं, फिर भी उसने सूर्यन की सर्जरी करवाई, ये सोचकर कि उसकी बेटी की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। दोकी से रहा नहीं जाता, इसीलिए वो किसी को भी बिना बताए हॉस्पिटल के पास पहुंच जाता है हान को ढूंढने के लिए। और यहाँ पे गोन भी खुद को रोक नहीं पाती, इसलिए वो हॉस्पिटल के अंदर घुस जाती है उनके स्टाफ के कपड़े पहनकर, ताकि उसे कोई प्रूफ मिल जाए कि यंगसुक ने सच में कोई गलती की थी। गोन हॉस्पिटल की इमरजेंसी अलार्म शुरू कर देती है और ये आवाज सुनकर सारे सिक्योरिटी वाले लोग अपना काम छोड़कर बाहर भाग जाते हैं और उतनी देर में गोन हॉस्पिटल का सारा डेटा अपने पास ट्रांसफर कर लेती है। अचानक गोन को लगता है जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा है, तो वो पलट कर देखती है
और वहाँ पे जिनोन और क्योंकू खड़े होते हैं। गोन उनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो जिनोन और क्योंकू जवाब देते हैं कि तुम जो काम यहाँ पे करने आई थी वही काम हम भी करने आए थे, और इसका मतलब सारे बदला लेने वाली टीम के मेंबर्स हान को मदद करना चाहते हैं। गोन हॉस्पिटल के डेटा को चेक करती है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ती है, उनके सारे सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्डिंग्स देखती है, लेकिन उसे सूर्यन के केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे कि हॉस्पिटल ने सूर्यन के केस को कहीं दबा के रखा है या फिर पूरी तरह से डिलीट कर दिया है। गोन को जल्दी पता चलता है कि दोकी भी हॉस्पिटल के अंदर ही है, इसलिए वो उसे कॉल करके पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो दोकी उसे जवाब देता है कि हर हॉस्पिटल का रूल है कि उन्हें 10 सालों तक हर पेशेंट की इन्फॉर्मेशन ठीक से रखनी है, इसलिए मैं सूर्यन की केस की इन्फॉर्मेशन ढूंढने यहाँ पे आया हूँ। दोकी सारे कबर्ड्स चेक करता है, सारे लॉकर्स चेक करता है, लेकिन उसे सूर्यन की केस फाइल तो मिलती ही नहीं। दोकी निराश होकर कमरे से बाहर जाने ही वाला होता है जब अचानक उसकी नजर एक कोने पे जाती है और इस कोने की छत से पानी की लीकेज हो रही होती है। इस लीकेज के नीचे कुछ पेपर्स रखे होते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने जानबूझकर वहां पे रखे हुए हैं ताकि वो खराब हो जाए। दोकी इन पेपर्स को चेक करने जाता है और ये होते हैं सूर्यन के केस फाइल डॉक्यूमेंट्स। दोकी को पहले यंगसुक और हॉस्पिटल पे जरा भी शक नहीं था, लेकिन ये देखकर कि कैसे सिर्फ सूर्यन के फाइल डॉक्यूमेंट्स लीकेज के नीचे रखे गए हैं, दोकी को शक होने लगता है कि इस हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ है और यंगसुक कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। दोकी फिर गोंग को बोलता है कि मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाना ही होगा ये देखने के लिए कि यंगसुक एग्जैक्टली छुपाना क्या चाहती है, और फिर दोकी डॉक्टर के कपड़े पहन के नर्सेस से फ्लर्ट करके ऑपरेशन रूम के अंदर चला जाता है। दोकी ने अपने चश्मे भी पहने हैं जिससे वो गोंग को सब कुछ दिखा सकता है, वो गोंग से कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचता है कमरे में एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है। असल में दोकी के चश्मे से जो रेडियो सिग्नल निकल रहा है उस रेडियो सिग्नल की वजह से ये सारे अलार्म्स ट्रिगर हो गए हैं, और इस अलार्म को सुनते ही सारे डॉक्टर्स इधर उधर भागना शुरू करते हैं ये चेक करने के लिए कि किसने ऑपरेशन थिएटर के पास फोन लाया है। दोकी जल्दी से कबर्ड के अंदर छुप जाता है और उसे दिखाई देता है कि यंगसुक सारे डॉक्टर्स पे चिल्ला रही है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई यहाँ पे फोन लाने की, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी सर्जरी का कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करे, क्या तुम चाहते हो कि तुम बर्बाद हो जाओ। दोकी अपने चश्मे को ऑफ कर देता है और अलार्म बजना भी बंद हो जाता है, और यंगसुक के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद अलार्म में ही कुछ गड़बड़ होगी, वो खुद से बजने लगा होगा, लेकिन यंगसुक इस बात से कन्विंस नहीं होती। वो अपने लोगों को बोलती है सारे डॉक्टर्स की तलाशी लेने के लिए, और यंगसुक खुद सारे कबर्ड्स चेक करना शुरू करती है ये देखने के लिए कि क्या किसी ने कोई डिवाइस छुपा के रखा है। यंगसुक दोकी वाला कबर्ड खोलने ही वाली होती है, लेकिन दोकी अपना चश्मा ऑन कर लेता है और अलार्म बजना शुरू हो जाता है, और अलार्म की आवाज सुनकर यंगसुक डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और फिर से अपने डॉक्टर्स पे चिल्लाती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है हमारे हॉस्पिटल में। बाद में हमें दिखाया जाता है कि यंगसुक ने अपने ऑपरेशन थिएटर के बाहर फोन या सिग्नल को डिटेक्ट करने वाले अलार्म्स क्यों लगा के रखे हैं। असल में जब हान को अपनी बेटी के बारे में सच जानना था तो वो एक कैमरा लेके गया ऑपरेशन थिएटर के पास ताकि उसके पास कुछ सबूत रहे, लेकिन वो पकड़ा गया, उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हुई, और तब से यंगसुक इतनी डर गई कि उसने ये सारे अलार्म्स लगा लिए ताकि कोई भी कैमरा या फोन लेकर वहाँ पे ना आए। इस पूरी सिचुएशन के बारे में बदला लेने वाली टीम मिलकर डिस्कशन करते हैं, और गोन बताती है कि कैसे ये जो अलार्म वाली टेक्नोलॉजी है जो किसी भी फोन या सिग्नल को डिटेक्ट कर लेगी, ये बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये है कि यंगसुक सच में कुछ छुपाना चाहती है। क्योंकि बोलता है कि जिस तरह से सिर्फ सूर्यन की फाइल्स पानी से खराब हो गई है उससे मुझे लगता है कि पूरा हॉस्पिटल कुछ छुपाने में लगा हुआ है। दोकी बोलता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स ऑपरेशन थिएटर से ही शुरू हुई है, इसलिए मुझे वापस ऑपरेशन थिएटर में जाना होगा, और वो गोन को बोलता है कि तुम मेरे लिए एक फेक मेडिकल रिपोर्ट बनाओ, जो कुछ भी सूर्यन के पैर को हुआ था वैसे ही मेरे पैर का भी डिस्क्रिप्शन तुम उस रिपोर्ट में लिख दो। अगले दिन दोकी हॉस्पिटल के पास के रास्ते पे ड्राइव कर रहा होता है और संचल जानबूझकर अपनी गाड़ी से दोकी की गाड़ी को टक्कर मारता है, और दोकी बहुत अच्छी एक्टिंग करता है जैसे कि उसे चोट लगी हो, और लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। दोकी के पास ऑलरेडी फेक मेडिकल रिपोर्ट है जिस वजह से उसे सर्जरी करवानी ही होगी, और दोकी ने अपने चश्मे भी पहने हैं लेकिन उन्हें ऑफ रखा है, और उसने गोन को बता के रखा है कि जैसे ही मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाऊँ वैसे 3 मिनट में इन चश्मों को ऑन कर देना। दोकी ऑपरेशन थिएटर में आ गया है और उसे एनेस्थीसिया भी दिया गया है, और यंगसुक अपने असिस्टेंट्स को पूछती है कि तुमने इस पेशेंट का चश्मा क्यों नहीं उतारा, और यंगसुक खुद दोकी का चश्मा उतारती है और टेबल पे रख देती है। 3 मिनट हो गए हैं इसलिए गोन चश्मे को ऑन कर देती है, और फिर उसे पूरे ऑपरेशन थिएटर का सीन दिखाई देता है। यंगसुक फिर एक दूसरे डॉक्टर को वहाँ पे बुलाती है जिसका नाम है गोंग, और जैसे ही डॉक्टर गोंग ऑपरेशन थिएटर में आ जाता है यंगसुक वहाँ से चली जाती है। अब डॉक्टर गोंग दोकी पे सर्जरी करने वाला है, ना कि यंगसुक, और ये देखकर गोंग के होश उड़ जाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल ने तो वादा किया था कि यंगसुक जैसी एक्सपर्ट दोकी पे सर्जरी करेगी, लेकिन ये तो कोई अलग ही डॉक्टर है। यहाँ पे एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।